Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of the available time by studying during this free time. If you're not a student of Elite Tutorials and want the images of the textbook, you may call us on 9699 599 299 and we shall mail it to you. Also at the end of these video lectures, if you have any doubts, you can mark those doubts and we shall discuss the same in our live doubt solving lectures. Alright, now in the last video we had studied the laws of refraction, then we saw effects of refraction ki what was real depth and apparent depth. Then we also saw the two activities, activity 1 and 2, जिसमें हमने देखा coin कैसे it appears raised when viewed from a certain distance, and also why the pencil appears bent when it is immersed in a glass containing water. Now effects of refraction को हम आगे continue करते हैं. The next thing which we are going to study is the early sunrise and late sunset. ठीक है, अब जो हम sunrise या sunset देखते हैं उस टाइम पे एक्चुअली सनराइज और सनसेट होता नहीं है. सनराइज एक्चुअली हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, हमको पहले दिख जाता है, मतलब सनराइज एक्चुअली हुआ नहीं है और पहले दिख जाता है. सनसेट हो भी गया होता है तो भी हमारे लिए सनसेट नहीं हुआ होता है. ठीक है, नाउ इट साउंड्स मे बी आई थिंक इट साउंड्स चाइल्डिश एंड व्हाट रमेश की सर राइज हुआ नहीं है तो दिख कैसे रहा है, और सेट हो गया है तो फिर भी कैसे दिख रहा है. हाँ, तो यही हमको डिस्कस करना है कि अर्ली सनराइज और लेट सनसेट का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो वी स्टार्ट द टॉपिक एंड सपोज दिस इज अर्थ. ये है अर्थ और ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं दिस इज होराइजन. ठीक है, होराइजन इज दैट line or that place where it seems the sky and the land are meeting. ठीक है, तो ड्यू टू स्पेरिकल नेचर ऑफ द अर्थ हम जब सपोज कभी बीच पर जाते हैं और हमको दिखता है कि जो पानी है और वो जो स्काई है वो मीट हो रहा है बहुत दूर, एकदम एट द एक्सट्रीम एंड, ऐसा लगता है स्काई और पानी मीट हो गया है. सो वेयर इट सीम्स दैट द लैंड एंड स्काई आर मीटिंग, दैट लाइन इज कॉल्ड होराइजन. मतलब वो होराइजन के नीचे जब सन चला जाता है तो हम बोलते हैं सन सेट हो गया. होराइजन से जब ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं सन राइज हो गया. तो वो जो लाइन है जहां पर लग रहा है लैंड और स्काई मीट होता है उसको हम बोलते हैं होराइजन. ठीक है, सो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया दैट इज होराइजन एंड ये है सन. सर आपने सन को छोटा क्यों बनाया, सन तो बड़ा होता है. हाँ आई नो सन बड़ा होता है, लेकिन हम बहुत दूर हैं सन से. ठीक है, बहुत दूर होने की वजह से सन हमको छोटा ही दिखाई देता है, और हम ठहरे अर्थ वाले तो हमें थोड़ा ईगो है कि हमारा प्लैनेट अर्थ है तो हम उसको बड़ा ही बनाएंगे. ठीक है, तो ये बहुत दूर है इसीलिए मैंने सन को छोटा बनाया हुआ है एंड दिस इज होराइजन. और अर्थ के अराउंड देयर इज एनवेलप और द लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, अर्थ के अराउंड एक लेयर ऑफ एयर होता है हमको पता है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एटमॉस्फेयर ना यहां तक है लाइक दिस. ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं दिस इज द एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ के हर साइड होगा ऑफ कोर्स, बट हमको खाली होराइजन के ऊपर वाला ही पढ़ना है बिकॉज दैट इज व्हाट इज मोर ऑफ इंटरेस्ट टू अस. ठीक है, तो ये यहां तक, मतलब ये लेयर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मतलब यहां तक एयर है, उसके बाद एयर भी नहीं. हियर इट इज कंप्लीटली वैक्यूम. ठीक है, वहां पर एयर भी नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पर पूरा ये तो पूरा वैक्यूम है एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एज फार एज द लाइट इज ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करके आएगा. तो जो सन से लाइट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इट ट्रैवल स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ट्रैवल करके आता है. ठीक है, तो जब तक वैक्यूम था तब तक तो स्ट्रेट ट्रैवल करके आया. अब ये सन का लाइट जो है वो वैक्यूम खत्म होने के बाद एंटर करता है एयर में. अब यहां पर पूरा एयर है एटमॉस्फेयर का. ठीक है, और ये एयर का भी जो डेंसिटी है इट इज नॉट सेम थ्रू आउट. मतलब यहाँ पर जो एयर है ये एक ही डेंसिटी का वैल्यू नहीं है. यहाँ पे एयर स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर की एयर का डेंसिटी कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है. तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं एयर का डेंसिटी और बढ़ने लगता है. ठीक है, तो मतलब यहाँ तो वैक्यूम ही है, यहाँ वाला एयर का डेंसिटी थोड़ा कम रहेगा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा. तो मतलब क्या हो रहा है ना, एक तरीके से ये जो वैक्यूम वाला मीडियम है वो रेयर मीडियम है, और जब लाइट वैक्यूम से एयर में आ रहा है इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ठीक है, तो जो सन का लाइट ट्रैवल करके आ रहा है वो अब आ रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में. एंड वी ऑलरेडी नो व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो सपोज यहां पर लाइट आया, मैं यहां पे से नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल. मतलब इफ आई ड्रॉ थोड़ा सा डिटेल में तो ये एटमॉस्फेयर का लेयर है
और सनलाइट सपोज ऐसे आया है, मैं ये वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ इतना, ठीक है, सन का लाइट आया तो नॉर्मल होता है 90 डिग्री, तो मैंने 90 डिग्री ऐसे बनाया, इसको 90 ऐसे, ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ किया है। एंड अब जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, मतलब इट शुड हैव पास लाइक दिस, जो सन का लाइट आ रहा है उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो रेयर से डेंसर में आ रहा है, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। सो मूविंग फ्रॉम हियर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये जो लाइट है इट शुड हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस, स्ट्रेट जाना चाहिए था, मतलब ऐसे ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हुआ है, मतलब पहले वैक्यूम था अब एयर हो गया, तो ये नॉर्मल की तरफ, मतलब ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है, दिस लाइट स्टार्ट्स बेंडिंग लाइक दिस, ठीक है, और ऐसे बेंड होके ऑब्जर्वर सपोज है पॉइंट ए पे, तो ऑब्जर्वर तक वो लाइट पहुंचता है। सन एक्चुअली है अभी होराइजन के नीचे, ठीक है, सन होराइजन के नीचे ही है, तो ये सन का एक्चुअल पोजीशन है या रियल पोजीशन है, ठीक है, तो सन होराइजन के नीचे मतलब सन अभी तक राइज नहीं हुआ है, ये इसका एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमको ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये जो लाइट ऑब्जर्वर की आंखों में जा रहा है, वो लाइट एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि दिस लाइट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम हियर, ठीक है, और हमको ये जो सन है वो यहां दिखाई देता है, जैसे हमने वो स्विमिंग पूल वाले केस में भी पढ़ा था, कॉइन वाले केस में भी पढ़ा था, कि जो लाइट रिफ्रैक्ट होके आया है हमको वो परसेप्शन क्रिएट होता है कि वो लाइट स्ट्रेट आया है कहीं से, ठीक है, सो हमको पता नहीं चलता कि लाइट कहां से कितने एंगल से बेंड हुआ है, जो लास्ट लाइट हमारी आंखों में जा रहा है हमारा परसेप्शन वही क्रिएट होता है कि ये जो लाइट आ रहा है वो स्ट्रेट कहीं से आया है, तो ये जो फाइनल वाला लाइट हमारी आंखों में जा रहा है हमको लगता है वो स्ट्रेट यहां से आया है और हमको सन यहां दिखाई देता है, ठीक है, मतलब कैसा हो रहा है, ये सपोज सन है तो सन से लाइट ऐसा आ रहा है और फिर बेंड हो रहा है, और बेंड होने की वजह से मुझे सन यहां पे दिखाई देता है, बिकॉज वी गेट अ परसेप्शन की जो लाइट है स्ट्रेट जो हमारी आंखों में जा रहा है वो यहां से आया है, तो हमको सन यहां नहीं यहां दिखाई देगा, मतलब सन एक्चुअली राइज नहीं हुआ है, सन होराइजन के नीचे ही है, लेकिन हमारे लिए सन राइज हो चुका होता है, बिकॉज वी गेट द परसेप्शन और द इमेज ऑफ सन अबव द होराइजन, तो हमने सनराइज को पहले ही मान लिया, सन एक्चुअली यहां पर है लेकिन हमने सन को ऊपर देख लिया, मतलब हमारे लिए सन वहां पर है, असली में यहां पर नहीं है, बट इसके रिफ्रैक्शन की वजह से यहां दिखाई देता है। सो ये वाला जो है ये एक्चुअल पोजीशन है, इसको बोलते हैं अपैरेंट पोजीशन। अपैरेंट मतलब विच अपीयर्स टू अस बट मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सच ही होगा, सो ये एक्चुअल पोजीशन है और ये अपैरेंट पोजीशन है, ठीक है, तो मतलब सनराइज हुआ नहीं है, सन अभी भी होराइजन के नीचे ही है, बट हमको सनराइज दिख जाता है, सो दिस इज कॉल्ड अर्ली सनराइज, मतलब सन असली में राइज हुआ नहीं बट हम मान लेते हैं सनराइज हो गया, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली सनराइज, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब सनराइज के पहले ही सन, अभी सन एक्चुअली ऊपर आया नहीं है बट हमको सन ऊपर दिखाई दे देता है, तो इसको बोलते हैं अर्ली सनराइज, एंड दिस इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये सनराइज वाला एग्जांपल है। सनसेट में भी सेम होता है, उल्टा केस कंसीडर करना है, सपोज ये सन होराइजन के नीचे चला गया, ठीक है, तो सन असली में होराइजन के नीचे आ गया, मतलब सन एक्चुअली में सेट हो चुका है, तो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेम हमको सन अभी भी ऊपर ही दिखाई देगा, मतलब सन सेट हो चुका है, होराइजन के नीचे चला गया, लेकिन हमको सन अभी भी ऊपर दिखाई देगा, मतलब हम सनसेट को थोड़ी देर से मानेंगे, जब ये सन और नीचे जाएगा ना तब हमारा अपैरेंट पोजीशन भी और नीचे जाएगा, मतलब भले ही सन एक्चुअली में सेट हो चुका है, हम सनसेट उस टाइम पे नहीं मानते, हम थोड़ी देर बाद मानेंगे जब तक सन और नीचे ना चले जाए, अपैरेंट वाला भी नीचे ना चला जाए, तो हम सनसेट को डिले करते हैं, हम सनसेट को लेट मानते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं लेट सनसेट, मतलब होराइजन के नीचे ही है सन, सनराइज हम पहले ही देख लेते तो अर्ली सनराइज, सन होराइजन के नीचे है, सेट हो गया है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद मानेंगे क्योंकि हमको अभी भी सन ऊपर ही दिखाई दे रहा होता है, so these two phenomena are called early sunrise and late sunset, which are of course because of refraction of light, ठीक है, तो ये दो चीज हमको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिराज। मिराज होता है इल्यूजन, इल्यूजन मतलब हमको कुछ दिखाई देता है लेकिन असली में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस मोर ऑफन हैपेंस इन द डेजर्ट रीजन या फिर ऑन अ वेरी
हॉट समर डे, एकदम ही जब बहुत ज्यादा गर्मी का दिन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सो हम डेजर्ट वाली ही बात करते हैं। तो डेजर्ट पे ना व्हेन यू लुक एट अ फार डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा गर्म है और एकदम दूर देखते हो तो ऐसा लगता है देयर इज अ पूल ऑफ वाटर, ऐसा लगता है पानी वहां पर गिरा हुआ है, देयर इज वाटर एट दैट सरफेस, ठीक है। बट एक्चुअली जब हम वहां जाते हैं उस प्लेस पे जहां हमको लग रहा था कि पानी है, बट वहां पर पानी होता नहीं है, ठीक है। सो ये जो पूल ऑफ वाटर दिख रहा है, दैट क्रिएट्स एन इल्यूजन, हमको लगता है कि वहां पानी है बट एक्चुअली में पानी होता नहीं है। सो दिस इल्यूजन व्हिच इज क्रिएटेड इज कॉल्ड मिराज। अब ये ऐसा क्यों होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सपोज ये डेजर्ट का सरफेस है, ठीक है, एंड यहां पर है एक ट्री, ठीक है, एक ट्री है एंड यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। और अब क्या होता है, डेजर्ट तो बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। तो डेजर्ट बहुत ज्यादा गर्म है मतलब ये वाला जो लेयर रहेगा डेजर्ट के जस्ट ऊपर, तो एयर का वो लेयर जो डेजर्ट के जस्ट ऊपर है, सपोज इफ आई नेम इट एज 1 एंड दिस इज एज 2, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ एयर रहेगा विच इज जस्ट अबव द डेजर्ट सरफेस, वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरा हीट जो डेजर्ट से रिलीज हो रहा है वो इस एयर को मिल रहा है। तो फर्स्ट वाला लेयर जो सबसे पास में है वो बहुत ज्यादा गर्म है, और बहुत ज्यादा गर्म है मतलब इट बिहेव्स लाइक द रेयर मीडियम, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वो रेयर मीडियम जैसा बिहेव करता है। रेयर मीडियम मतलब लाइट का स्पीड यहां पर इस एयर में ज्यादा रहेगा। एज यू मूव अवे फ्रॉम दैट सरफेस और द डेजर्ट सरफेस, एयर धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, बिकॉज यहां पर एयर सबसे ज्यादा गर्म है, फिर थोड़ा कम गर्म रहेगा, फिर और कम गर्म, फिर नॉर्मल एयर, ठीक है। तो यहां वाला जो एयर है वो नॉर्मल एयर होगा या ठंडा एयर होगा कंपैरेटिवली यहां के एयर से। तो दिस वन बिहेव्स लाइक द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब वहां पर लाइट का स्पीड कम रहेगा। तो on the desert surface, the air which is closer to the surface of the desert is hot. That's why it appears or it behaves like the rarer medium. The air which is away from the surface of the desert, ठीक है, is relatively cool and hence it behaves like the denser medium, ठीक है। अब क्या होता है, तो I'll just specify कि ऊपर denser medium है, नीचे rarer medium है, ठीक है। तो I'll just write here this is denser medium, this is rarer medium, alright। now अब ऑब्जर्वर, अगर सपोज इफ आई एम द ऑब्जर्वर एंड इफ आई डायरेक्टली लुक एट द ट्री, अगर मैं ट्री को डायरेक्टली सामने देखूं ऐसे, इफ द ऑब्जर्वर डायरेक्टली लुक्स एट द ट्री, नथिंग न्यू इन दैट, तो मुझे ट्री दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं नीचे देखूं, मतलब इफ आई लुक हियर, ठीक है, डेजर्ट के सरफेस, इफ आई लुक डाउनवर्ड्स, तो मुझे ना वो ट्री का इमेज दिखाई देता है इन अ पूल ऑफ वाटर। तो मतलब वो जो पानी जैसा सरफेस दिखाई दे रहा है उसमें मुझे ना वो ट्री का इमेज दिखाई देगा। ट्री ऊपर है लेकिन मैं नीचे देख रहा हूं, डेजर्ट के सरफेस पे देख रहा हूं, तो भी मुझे ट्री दिखाई दे रहा है इन दैट पूल ऑफ वाटर। ये क्यों होता है, मिराज कैसे होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। Now what happens, जो लाइट अगर मैं डायरेक्टली देख रहा हूं ऐसे, so nothing new in this, light is traveling in a straight line and I am seeing that tree, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे देखता हूं तो क्या हो रहा है, अब लाइट को ना यहां से पास हो ही सकता है, दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर, ठीक है। तो लाइट यहां से तो डायरेक्टली पास हो ही सकता है, बट लाइट को एक और रास्ता मिलता है जहां पर लाइट का स्पीड ज्यादा हो सकता है। ऑफकोर्स जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं हम भी वही रास्ता चुनते हैं जहां पर ट्रैफिक कम है, जहां पर हम स्पीड में चला सके, ठीक है। वी डोंट वांट टू गेट स्टक इन अ ट्रैफिक जहां पर हम स्पीड एकदम स्लो करके चले, बार बार अटक अटक चले, वी डोंट वांट दैट। वी ऑलवेज चूज अ पाथ वेयर वी कैन हैव अ ग्रेटर स्पीड। तो लाइट को एक रास्ता तो ये मिल रहा है इस स्पीड से जाने का, लेकिन लाइट को एक रास्ता ये वाला भी मिलेगा जो यहां पर, अभी ये रेयर मीडियम है तो लाइट का स्पीड यहां ज्यादा हो सकता है। तो व्हेन आई लुक डाउनवर्ड्स व्हाट हैपेंस, लाइट से इनफैक्ट ट्री से एक लाइट स्टार्ट हुआ होता है, जैसे नीचे ट्रैवल करके आता है, मतलब इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है। ये ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, तो डेंसर से रेयर में ट्रैवल करके आता है एंड फॉर अ सर्टेन एंगल, ठीक है। ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। अभी ये याद रखना है कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या होता है ना, कि ये जो लाइट डेंसर से रेयर में आया वो फिर से डेंसर में चला जाता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में टॉपिक है क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब समझेगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जब जो लाइट है डेंसर से रेयर में आ रहा है वो एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा हुआ, वो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो ये लाइट ना ऐसे बेंड होके वापस से डेंसर मीडियम में चला जाता है, ठीक है। तो और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना वो 90 से ज्यादा है। अभी फिलहाल तुमको बस ये सभी चीज याद रखना है कि अब अगर सपोज ऐसा नहीं होगा कि
मैं ट्री के एकदम बाजू में ही खड़ा हूं, मतलब ट्री मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे ट्री है, और मैं नीचे देखूंगा तो मुझे इमेज दिखाई नहीं देगा। वो एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, काफी दूर से दिखाई देता है, क्योंकि तब ना वो एंगल क्रिएट हो रहा होता है। सपोज इफ द ट्री इज हियर एंड इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मैं नीचे देखूंगा तो मुझे ट्री दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो लाइट स्टार्ट हुआ है वो एंगल बराबर क्रिएट नहीं कर रहा। फिर सपोज मैं और पीछे गया, तो अब ये जो लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अभी तक वो एंगल क्रिएट नहीं हुआ। तो एक वो एंगल क्रिएट होना चाहिए, तो वो एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। वो हम ज्यादा डिटेल में आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। अभी बस ये याद रखना है कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए मतलब डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। देखा रहेगा कि बहुत दूर से कभी कभी हमको दिखाई देता है कि पानी जैसा है, बट जैसे जैसे हम पास जाने लगते हैं वो पानी धीरे धीरे हटने लगता है, खत्म होने लगता है, क्योंकि वो एंगल हटते जा रहा है, एंगल कम होते जा रहा है, और एंगल कम होते जाएगा तो वो जो ये रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ हो रहा है, जो लाइट डेंसर से रेयर में आया वापस से डेंसर में जा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, जो फाइनल वाला लाइट है वो हमारे आंख में परसेप्शन ऐसा क्रिएट करता है कि लाइट कहीं यहां से आया है और हमको ये ट्री ना ऐसा दिखाई देता है। इट अपीयर्स टू अस इन दैट डेजर्ट सरफेस। तो ये जो फाइनल वाला लाइट है जो ऑब्जर्वर की आंखों में जा रहा है, वो एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि जो लाइन है, इनफैक्ट जो लाइट है वो यहां से आया है। बिकॉज हमको कभी पता नहीं चलता कि लाइट कहां कहां पर कितने एंगल से बेंड हुआ है। वी कैन नेवर फिगर आउट हाउ द लाइट इज रिफ्रैक्टिंग और एट व्हाट डिस्टेंस द लाइट हैज रिफ्रैक्टेड, हमको ये कभी पता नहीं चलता है। फाइनल लाइट जो हमारे आंखों में जा रहा है, हमको लगता है वो स्ट्रेट कहीं यहां से आया है, एंड वी गेट दैट इमेज। तो बहुत दूर जब मैं खड़ा हूं तो ट्री तो ऊपर है, जब मैं नीचे देखूंगा ना तो ट्री का इमेज होता है, जो ट्री से लाइट स्टार्ट हुआ है वो ऐसे आके मेरी आंखों में जाता है, और फिर वो लाइट मुझे ऐसा लगता है नीचे से आ रहा है। व्हेन वी लुक डाउनवर्ड्स, तो इन अ पूल ऑफ वाटर वी गेट टू सी दैट इमेज ऑफ ट्री। तो वो जो ट्री दिखाई दे रहा है नीचे, असली में ट्री नीचे नहीं है, ट्री तो ऊपर ही है। सो दिस इल्यूजन जो क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं मिराज, ठीक है। और ये तभी क्रिएट होता है जब बहुत ज्यादा हॉट सरफेस हो, जैसे डेजर्ट हो गया, या मेरा कभी इट इज हॉट सनी डे, बहुत ज्यादा गर्मी है, एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवे, तो कभी ऐसा देखा भी रहेगा कि बहुत दूर ऐसा लगता है रोड पे पानी गिरा हुआ है, एंड व्हेन वी आर फाइनली अप्रोचिंग एंड व्हेन वी एक्चुअली रीच देयर, वहां पर पानी होता नहीं है। तो ये ऐसा वाटरी अपीयरेंस इन अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स, दैट इज कॉल्ड मिराज। ये तभी होता है जब ये ना एक पर्टिकुलर एंगल मीट होना चाहिए, वो एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और इस केस के लिए ना ये जब ऐसा हो रहा है, ये लाइट डेंसर से रेयर में आया और वापस से डेंसर में चला जाता है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि लाइट एक जगह से आया और वापस उसी जगह पे चला गया, तो मतलब लाइट हैज इनफैक्ट बाउंस बैक। तो डेंसर से आया रेयर में और वापस से डेंसर में चला गया, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 है, मतलब लाइट यहां पर बेंड नहीं हुआ है। अगर बेंड होता तो लाइट को ऐसा आना चाहिए था, तो अगर लाइट को बेंड होना होता तो लाइट ऐसे आया, तो इट कुड हैव बेंड लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए था, या फिर कभी ऐसा बेंड होना चाहिए था। लेकिन ये तो इधर से आके वापस से ऊपर ही चला गया ऐसे। तो यहां पर ना जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 से ज्यादा होता है। बाकी सारा डिटेल इस टॉपिक का अभी नहीं करना है, अभी बस हमको इतना ही पढ़ना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 से ज्यादा होता है, लाइट आफ्टर कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर वापस से चला जाता है डेंसर में, और इस इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमको ये ट्री का इमेज यहां दिखाई देता है इन अ पूल ऑफ वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड मिराज। तो ये भी होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ऑलराइट। तो ये था नेक्स्ट phenomenon which is taking place of course because of refraction. Then हम पढ़ते हैं refraction in a glass slab. ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं, जो हमने मतलब पहले पढ़ा हुआ ही है, तो कुछ ज्यादा अलग नहीं है इसमें। तो जो हमने एयर और ग्लास के लिए रिफ्रैक्शन पढ़ा था, सेम चीज है, बट ग्लास स्लैब अगर हमने लिया तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ग्लास स्लैब इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, ठीक है। तो हियर आई हैव अ ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। तो अब एक लाइट ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे विच इज फॉलिंग एट द ग्लास सरफेस। यहाँ पर है एयर, यहाँ पर है ग्लास, यहाँ पर है फिर एयर, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे आया, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम।
We have already studied that light when travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल, ठीक है, ये है द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, ऐसा होना चाहिए था. लाइट शुड हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस हैड द मीडियम नॉट चेंज्ड. अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो लाइट ऐसे ट्रैवल करके गया होता. ठीक है, लेकिन सिंस इट हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है. ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ये एंगल विद द नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब एक बार तो रिफ्रैक्शन हो गया बिकॉज मीडियम एक बार चेंज हुआ एयर से ग्लास. जब एयर से ग्लास में आया तो रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पर हमने देखा. अब जो लाइट है ये वाला, ये ग्लास से एयर में जाएगा वापस. तो जब ग्लास से एयर में जाएगा तो वापस से मीडियम चेंज हो रहा है, और वापस से मीडियम चेंज होगा तो वापस से रिफ्रैक्शन होगा. सो यहां पर ना दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है बिकॉज दो बार मीडियम चेंज हुआ है. पहला एयर टू ग्लास, तो एक बार रिफ्रैक्शन, फिर ग्लास टू एयर, तो वापस से रिफ्रैक्शन होगा. सो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है पहले रिफ्रैक्शन के लिए. अब जो दूसरा रिफ्रैक्शन होगा यहां पे, उसके लिए ये वाला रे इंसिडेंट रे जैसा बिहेव करेगा. तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हो गया नॉर्मल. और नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ग्लास से एयर में जा रहा है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर ऐसे बेंड होके जाएगा. ठीक है, तो मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे, मतलब दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है. सो वी कैन नॉट हैव टू रिफ्रैक्टेड रेज, मतलब हम नाम दो रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे 1, रिफ्रैक्टेड रे 2. सो हम क्या करते हैं ना, ये वाला रे जो ग्लास स्लैब के बाहर आया है, सिंस इट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, बाहर आ रहा है, इट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, दिस रे इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे. ठीक है, तो ये वाला जो रे है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट, सिंस इट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब. सो दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे. और ये वाला जो एंगल है इमर्जेंट रे का एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है. और ये वाला जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया दैट वाज द पाथ ऑफ लाइट व्हिच इट शुड हैव ट्रैवल्ड हैड द मीडियम नॉट चेंज्ड. तो ये जो डिस्टेंस है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ, ये जो इमर्जेंट रे है ये वाला और जो इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट. दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. लैटरल का मतलब होता है साइडवर्ड्स, साइड में. मतलब लाइट को ना अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो लाइट स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करके आता, लेकिन यहां से जाना चाहिए था, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से वो इतना शिफ्ट हो गया, इतना साइड में आ गया और यहां से ट्रैवल करके जा रहा है. मतलब द लाइट शुड हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से लाइट असली में यहां से जा रहा है, तो इतने से मतलब ये वाला पार्ट यहां इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है. सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. लैटरल मतलब साइडवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना, मूव होना. तो लाइट इतना साइड में आ गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस. दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है बिकॉज दो बार मीडियम चेंज हुआ है, फर्स्ट एयर टू ग्लास, नेक्स्ट ग्लास टू एयर. ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिज्म. अब प्रिज्म में, अब जैसे हमने स्लैब में पढ़ा रिफ्रैक्शन, वैसे ही पढ़ेंगे प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है. सो बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट और इन फैक्ट हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन प्रिज्म, हम समझते हैं कि प्रिज्म का स्ट्रक्चर होता कैसे है. नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि प्रिज्म ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ऑफ कोर्स इट अपीयर्स ट्रायंगुलर, लेकिन इट हैज गॉट 5 surfaces. ठीक है, so a prism is a transparent surface made up of glass of course, and it has 5 surfaces, 5 surface होता है उसमें, और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देता है.
प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है। इसमें 5 सरफेस हैं। आई जस्ट नेम इट ताकि हमको इजीली समझे। सपोज ये आगे वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है वो ए बी सी, दिस इज डी ई एफ। ठीक है, तो ये प्रिज्म कुछ ऐसा होता है। एंड पहला सरफेस ए बी सी, ये सामने वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, वैसे ही पीछे वाला ट्राइंगल भी एक है डी ई एफ। ठीक है, तो डी ई एफ दूसरा ट्राइंगल। फिर एक ये सरफेस है ए सी एफ डी, ये वाला ए सी एफ डी, ये है तीसरा सरफेस। फिर चौथा सरफेस है वो साइड वाला ए डी ई बी, ए डी ई बी, वो लेफ्ट वाला ऐसा। तो ये दोनों राइट लेफ्ट हो गए, फ्रंट और बैक हो गए, और ये नीचे बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो बी सी एफ ई, ये जो नीचे वाला सरफेस है ये वाला पूरा बेस ऑफ द प्रिज्म। तो a prism is a transparent material bound by 5 surfaces out of which the two surfaces in fact are triangular। तो एकदम सामने वाला और एकदम पीछे वाला ट्राइंगुलर होता है। तो जब कभी हमको प्रिज्म ड्रॉ करना है तो हम ये पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर हाउ अ प्रिज्म लुक्स। बट जब हमको पढ़ना है, जब हमको ड्रॉ करना है, तो वी ओनली ड्रॉ अ ट्राइंगुलर। क्यों? हमको बस ये देखना है कि सामने से वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर सामने ये प्रिज्म को हम सामने से देखेंगे तो हमको बस ऐसे ट्राइंगल दिखाई देगा, बाकी सब पार्ट तो पीछे है, तो दैट वोंट बी विजिबल टू अस। एंड ऑन द पेपर वी नीड नॉट ड्रॉ द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म को जब हम सामने से देखेंगे इट विल ओनली अपीयर अ ट्राइंगल। तो जब कभी हम प्रिज्म ड्रॉ करना रहेगा, वी ओनली ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब बस सामने से कैसा दिखाई दे रहा है। तो हम यूजुअली प्रिज्म को बस स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ड्रॉ करना है सिर्फ, एंड नथिंग मोर देन दैट। तो हियर आई ड्रॉ द प्रिज्म, बस सामने से कैसा दिखाई देता है वही ड्रॉ करना है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंड हमको पढ़ना है कि प्रिज्म में, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रिज्म, अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होगा। डिस्पर्जन ऑनवर्ड्स विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, हमको यहाँ पर बस रिफ्रैक्शन तक पढ़ना है। तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है हमको वो डिस्कस करना है। तो अब हमको पता है जब लाइट कभी स्ट्रेट आता है, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लाइट बेंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर ये सरफेस है तो अगर लाइट ऐसा स्ट्रेट आया, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो लाइट बेंड नहीं होगा, लाइट सीधा चला जाएगा। सो इफ यू वांट टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन इन द केस ऑफ अ प्रिज्म, वी शुड हैव द लाइट एट सर्टेन एंगल, ऑब्लिकली, टेढ़ा एंटर करना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं। परपेंडिकुलर मतलब लाइट ऐसे नहीं आना चाहिए। अगर लाइट ऐसे आया तो नाउ इट विल मेक 90 डिग्री। ठीक है, अगर लाइट सपोज ऐसे आ रहा है तो इट इज 90, तब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर भी 90 है। तो लाइट कुछ एंगल पर आना चाहिए। ठीक है, सो विल ensure that light is traveling obliquely or slant। तो सपोज लाइट ऐसे ट्रैवल करके आया, ये इंसिडेंट रे। ठीक है, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। यहां पर एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है। जैसे हमने स्लैब के लिए पढ़ा था, सेम चीज यहां पर भी है, एयर ग्लास एयर। नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर में जाता है तो लाइट बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको जाना चाहिए स्ट्रेट ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, बट नॉर्मल की तरफ नीचे बेंड हो जाएगा। बेंड होकर यहां पहुंचा। ठीक है, इट शुड हैव ट्रैवल्ड स्ट्रेट लाइक दिस, बट इट हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल जो रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे विल अगेन अंडरगो रिफ्रैक्शन बिकॉज वापस से मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास से एयर। नाउ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हियर आई ड्रॉ द सेकंड नॉर्मल, और लाइट को जाना चाहिए था सीधा ऐसे, बट ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, तो नॉर्मल से दूर होके ऐसे बेंड होके चला जाता है। ठीक है, दिस विल बी ऑफ कोर्स इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो प्रिज्म में भी रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज प्रिज्म इज ऑफ कोर्स मटेरियल और अ मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास, और जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। इंसिडेंट रे बेंड हुआ नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
फिर जब आगे जाएगा ग्लास से एयर में निकलता है, इट विल अगेन बेंड, अगेन इट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल सिंस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर बेंड हो गया। अगर ये ऐसे बेंड होता ऊपर तो नॉर्मल की तरफ होता, बट इट हैज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस द रे व्हिच इज emerging out of the prism is called emergent ray, and its angle with the normal is called angle of emergence, ठीक है। So this is how refraction takes place in the case of prism also। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया अर्ली सनराइज लेट सनसेट, जो ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन के ही इफेक्ट्स हैं। देन वी सॉ मिराज क्या होता है, देन वी सॉ ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, देन वी हैड स्टडीड प्रिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, और प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हमने पढ़ा। सो फार इन द चैप्टर वी हैव कंप्लीटली स्टडीड व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स, रिफ्रैक्शन अलग अलग चीजों में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्पर्जन, जो नेक्स्ट एक अलग फिनोमिना है, जैसे अभी तक जो भी हमने पढ़ा पूरा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड था, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, प्रिज्म में ही हमको पढ़ना है क्योंकि प्रिज्म में ही डिस्पर्जन होता है। तो नेक्स्ट फिनोमिनन जो है डिस्पर्जन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग इन दिस वीडियो, यू मे वॉच दिस अगेन, और अगर फिर भी कुछ डाउट है, मार्क दोस डाउट्स, वी विल डिस्कस इट इन द लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स। टेक्स्ट बुक तुमको अच्छे से रीड करना है, राइट फ्रॉम अर्ली सनराइज लेट सनसेट से लेकर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म तक, तुमको यहाँ तक अच्छे से रीड करो, और कुछ डाउट है तो डाउट को मार्क करके रखो, वी विल सॉल्व इट इन द लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स, ऑलराइट। सो विल स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द phenomenon of dispersion, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।